हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। बीएड सेकेंड ईयर के जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है उसके अंदर से हमारा पेपर नंबर 2 है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर से एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट है असेसमेंट, मेजरमेंट, एवेलुएशन, रिवाइज्ड एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। द टूल यूज्ड बाय द एजुकेटर्स टू evaluate, measure and documenting and learning progress, skill acquisition and educational needs of the students is termed as। एजुकेटर्स जिस टूल को यूज़ करते हैं, जिस मेथड को यूज़ करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, पूरी डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेस करने के लिए, उनकी लर्निंग प्रोग्रेस देखने के लिए कि उन्होंने कितना सीखा, उन्होंने कौन कौन से स्किल एक्वायर किए, ठीक है, और कितनी उनकी एजुकेशनल नीड्स जो है वो फुलफिल हुई। तो इस पूरे के पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, मेजरमेंट या फिर एग्जामिनेशन। इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ असेसमेंट। क्योंकि इसके अंदर सारी प्रोसेसेस इंक्लूड हो गए, इसीलिए इसे हम असेसमेंट कहेंगे। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 2। असेसमेंट हेल्प्स द स्टूडेंट। असेसमेंट जो होता है वो स्टूडेंट को कैसे हेल्प करता है? यहाँ पे हेल्प की बात हुई है तो हेल्प, इंपॉर्टेंस और फंक्शन भी हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे इंपॉर्टेंस पूछता है, फंक्शन पूछता है तो वो भी यही है, और हेल्प पूछता है तो वो भी यही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस और फंक्शंस क्या हैं? टू गेट द ग्रेड्स, अच्छे ग्रेड लाना। टू चेक द इम्प्रूवमेंट, उनकी इंप्रूवमेंट को चेक करना। टू एनेबल टू डायग्नोज द फॉल्ट्स एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, उनकी जितनी भी फॉल्ट्स हैं उनको डायग्नोज कर पाना यानी पता लगा पाना, एंड देन रेक्टिफाई और उनकी करेक्शन करना, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर ये सभी। असेसमेंट स्टूडेंट को हेल्प करता है ये सारे ही काम करने में। टू गेट द गुड ग्रेड्स, टू चेक द इम्प्रूवमेंट, हाउ मच इम्प्रूवमेंट दे हैव डन, and to enable, if they have done any mistakes in the past, then to rectify that statement. So all of these points are the process of importance and the function of assessment, right? Then comes the question number 3rd। assessment which identifies the achievement of at a particular time is called। कौन सा असेसमेंट है? ठीक है, ये असेसमेंट के टाइप्स हैं, जब आप गो थ्रू करेंगे इसकी थ्योरी से एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमें दिए हैं। तो कौन सा असेसमेंट है जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हमने आइडेंटिफाई किया है एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जिसके अचीवमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम से। यहाँ पे मतलब है जैसे एट द एंड ऑफ सम कोर्स, एट द एंड ऑफ टर्म, कोई भी टर्म आपका कंप्लीट हो गया, फिर आपके एग्जाम्स होते हैं, फिर हम असेसमेंट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटिन्यूस असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट या फिर एक्सटर्नल असेसमेंट। इट इज़ टर्म्ड एज समेटिव असेसमेंट। ठीक है, एसेज और एफेज का जो पैटर्न होता है उसके अंदर जो समेटिव असेसमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसका, एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द सिलेबस, एंड ऑफ द करिकुलम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 4th। The type of the assessment used to identify the particular needs and related to the statement of special education needs is called। ये कौन सा असेसमेंट है, कौन सा टाइप है जिसके अंदर स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर नीड्स को डायग्नोस किया जाता है, पता किया जाता है, एंड देन उनकी स्पेशल नीड्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है और उनको एजुकेशन दी जाती है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव, डायग्नोस्टिक या फिर इन्फॉर्मल। इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर 3, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है फॉर द स्पेशल चाइल्ड विद द स्पेशल नीड। ठीक है, देन कम द क्वेश्चन नंबर 5th। The assessment used to identify the errors, difficulties and the shortcomings and to offer the advice, guidance and to improve the future performances। वो असेसमेंट जिसके अंदर हम एरर्स और डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, शॉर्टकमिंग्स का पता लगाते हैं, फिर उसी से रिलेटेड हम उनको एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, ताकि उनकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इसको क्या कहा जाता है? समेटिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव, टर्मिनल या फिर फॉर्मेटिव। इट इज़ टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। देन कम द क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन बोथ द Question number 6th। When both the scholastic and non-scholastic area of the children's growth are considered, it is termed as। जब बच्चे के स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक दोनों ही एरियाज़ को कंसिडर किया जाता है तो इस टाइप के असेसमेंट को हमने क्या नाम दिया है? स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक मतलब एकेडमिक और उसके जो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, हर तरीके की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव, फॉर्मेटिव, ठीक है, समेटिव असेसमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस असेसमेंट। ठीक है, इट इज़ टर्म्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, दैट इज सीसीई पैटर्न। सीसीई पैटर्न एजुकेशन का अभी लास्ट ईयर में लॉन्च हुआ था और अभी वो फिलहाल में बंद हो चुका है। ठीक है ना, दोबारा से बैक वही जो ओरिजिनल मेथड था, जो ट्रेडिशनल मेथड था, वही दोबारा से आ गया, लेकिन ये सीसीई का इवैल्यूएशन मेथड जो था वो कुछ टाइम के लिए आया था, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ देयर, दैट इज सीसीई पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th। When the behavior of the child is of more consideration, then which type of the principle of assessment is this। जब बच्चे के बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि बच्चा बिहेव जो है वो कैसा कर रहा है, ये टाइप्स, ये प्रिंसिपल्स ऑफ वो हैं
असेसमेंट, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, कंटिन्यूटी है, कंप्लीटनेस है, टोटलिटी है, या फिर चाइल्ड सेंटर्डनेस है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, ठीक है। कंप्लीटली द होल कंसिडरेशन इज ऑन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, हाउ द चाइल्ड इज बिहेविंग। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग द एक्सपीरियंसेस इंक्लूड्स। लर्निंग के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपीरियंस गेन बाय द स्टूडेंट फ्रॉम द टीचर एंड हिज सराउंडिंग, ठीक है। बच्चा अपने टीचर से और अपने सराउंडिंग से जितने भी एक्सपीरियंसेस गेन करता है वो रियल एंड मोर लर्नेबल टीचिंग, ठीक है, एक्चुअल में रियल और एक्चुअल में लर्न करने लायक जो टीचिंग है वो इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसके जो लर्निंग एक्सपीरियंस है जितने भी उसने एक्सपीरियंसेस अपने गैदर डाउन किए हैं, ठीक है, वो बहुत इफेक्टिव हों, और ऑल ऑफ एबव या फिर ये सभी, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसके अंदर ये तीनों ही चीज़ें आती हैं, और ये एक्सपीरियंस से ही इस टाइप की लर्निंग को वो गेन कर पाता है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डेवलप्ड एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म इट इज टर्म्ड एज। बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी है, इसको जब हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटेटिवली मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, 10%, 30%, 40%, तो हम उसे क्या कहते हैं, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन या फिर एग्जामिनेशन। इट इज़ टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मेजरमेंट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। क्यों, परसेंटेज की फॉर्म में, न्यूमरिक फॉर्म में जब आप उसकी प्रोग्रेस को आप क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, देन इट इज टर्म्ड एज मेजरमेंट। आप मेजर कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस को, ठीक है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट वन, अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी। एक अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी यूज़ करो, कोई सा भी पैटर्न यूज़ करो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए एंड इट मस्ट बी वैलिड, ट्रू वन होना चाहिए। देन इट मस्ट बी द रिलायबल एंड यूजेबल, ठीक है, समवन कैन रिलाई ऑन, और यूजेबल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रिसाइज होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ अबव। ये सारी ही क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है ना। So these were the 10 questions for the paper number 2, and soon I will upload more videos regarding the same. So hope you are liking the videos, and please share, like, share and subscribe my channel and share it with the needy ones as the exams are approaching. तो please share कीजिए जितना ज़्यादा हो सके. Thank you.